Students, today we learn about the other indicator of human development. जैसा कि आपको पता है, कल हम पढ़ चुके थे या लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है हमारा पर कैपिटा इनकम, उसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स की बात की थी वहाँ पे। आज हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है वो कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो लाइफ जो है जितनी लंबी होगी, जैसा हम देखते हैं कि मोस्टली लाइफ जो है बीमारियों से दूर होनी चाहिए, इलनेस फ्री होनी चाहिए हमारे पास, और एक स्वस्थ जीवन, एक हेल्दी लाइफ हम जी सकें, ये हमारा अचीवमेंट रहना चाहिए उसके अंदर। ये कब डेवलप होगा? ये तब होगा जब हमारे यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या प्रेगनेंसी में जो वुमन की डेथ हो जाती है, छोटे बच्चों की जो डेथ हो जाती है 0 to 6 ईयर, वो डेथ रेट अगर कम हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा हेल्दी लाइफ है। एक हेल्दी लाइफ के लिए हम आपको ध्यान होगा कि पहले 10th में भी आप पढ़ चुके हो कि अपने एक इंडिकेटर यूज़ किया करते थे, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं अपने, कि कितना जब बच्चा पैदा होता है, जब बॉर्न होता है, तो उसके बाद वो कितने साल जिंदा रहने की संभावना है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है उसके जीवित रहने की, तो उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको इसमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट एंड लिविंग अ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पान एंड इंडिकेटिव ऑफ अ हेल्दी लाइफ। अगर हमें अच्छी, बिना बीमारी के, बिना कोई दर्द के, बिना कोई पेन के हमें अच्छा जीवन जीने को मिले और एक लंबा जीवन जीने को मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइफ अच्छी है। इसके अंदर जो बात हम कर रहे थे कि पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो मदर्स हैं हमारी, उनकी जो प्रेगनेंसी के बाद और पहले जो फैसिलिटी हमको प्री एंड पोस्ट नेटल फैसिलिटी जो उनको मिल जाती है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अगर हम कम कर देते हैं, पोस्ट डिलीवरी डेथ जो होती है मदर्स की, वो अगर हम कम कर देते हैं, तो ये भी हमारी हेल्दी जीवन को बढ़ाएगी उसके अंदर। इसके साथ साथ जब बच्चे आगे 0 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं या छोटी एज के बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशंस अच्छा मिले, उनको सेफ्टी अच्छी मिले, तो हम कहेंगे उनकी लाइफ हेल्दी होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो ये कब मिलेगा? जब हमारी आसपास का जो एरिया है वो क्लियर हो, क्लीन हो, तब हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया था, बीच में हम बात कर लेते हैं इसकी, स्वच्छ भारत मिशन। ये अभी नया ऐड हुआ है रिसेंटली, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। फिर हम कंटिन्यू करेंगे हेल्थ वाली बात के ऊपर, बीच में इसको देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन क्या था। The release of toxic and non-biodegradable waste from the industries and urban sewage and open defecation etc. have created many health hazards. जितनी भी हमारी ये फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी हमारी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे जो जहरीले जो चीज़ें निकलती हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल जो बाहर निकलता है, जो कचरा निकलता है, और सिटीज़ के जो सीवरेज से जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल हमारे यहाँ से पैदा होता है, हमारे घरों से जो बाहर निकलता है, वो सब क्या करते हैं? हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो उन सबको ठीक करने के लिए भारत ने, या इंडियन गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, कि एक मिशन चलाया जिसको नाम दिया उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का नाम दिया गया। अब इस मिशन का मेन एम क्या था कि जो म्यूनिसिपलिटी वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या पॉल्यूशन जो क्रिएट करता है, या ट्रांसपोर्ट के थ्रू या किसी और चीज़ों के थ्रू, हमारे घरों में जो चूल्हे जलते हैं, लकड़ी के चूल्हे जलते हैं, कुछ और जलाते हैं जो हम यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को कम किया जाए, और उसको पॉल्यूशन जो है वो अर्बन एरिया के अंदर भी और रूरल एरिया के अंदर भी इसको कम किया जाए। जैसे झुग्गी झोंपड़ियों से निकलते हैं, या वहाँ पे खुले में जो टॉयलेट कर देते हैं, उससे जो पॉल्यूशन होता है, उस पर जो मक्खियाँ बैठती है, आती है, वो सब जो चीज़ें फैलती, बीमारियाँ फैलने का कारण बनती है, उन सबको पॉल्यूशन फ्री उसको एनवायरनमेंट बनाने की ये मेन एम था इसका। अब इस एम को, ये इस ऑब्जेक्टिव को लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया या क्या करना चाहती है, वो हमने इसमें देखना है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं मेकिंग इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। एंड जो
टॉयलेट की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते रहे बार बार इसके अंदर, तो उसको इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स IHHL कम्युनिटी टॉयलेट सीट्स बनाना, पब्लिक टॉयलेट सीट्स बनाना, इन सब के लिए ऊपर उन्होंने जोर दिया ताकि लोग खुले में जो शौच करने जाते हैं जो वो चीज़ें कम हो सकें. मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्लाई ऑफ द क्लीन एनर्जी फ्यूल LPG एंड ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया टू रिड्यूस डोमेस्टिक पॉल्यूशन. घरों में जो हम लकड़ी जलाते हैं, कचरा जला देते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि टायर जला देते हैं, प्लास्टिक जला देते हैं, उससे गरीब झुग्गी झोंपड़ी के लोग या गांव के लोग जो है वो खाना बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो उनके हेल्थ के लिए भी ख़राब है, उनके खाना बनाने के लिए भी ख़राब है. तो ऐसी सब जगह जो है पोल्यूशन फ्री LPG जो है हम सबको मिले, ये एक हमारा मोटिव उसके अंदर रहा है. Then providing potable drinking water to every household to control the spread of waterborne disease and promoting to use of non-convection energy resources like wind and solar energy मिल जाए, ताकि हमारे पास जो conventional resources है वो कम यूज़ हो, हमारे पास न्यू resources हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह का कार्यक्रम, ये 4-5 चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की इंडियन गवर्नमेंट के अंदर. अब दूसरी चीज़ हम देखें अगर हेल्थ की, या इसके साथ साथ हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, एक ये टॉपिक भी साथ में कवर करता चलता हूँ कि इंडिया की जो लिटरेसी रेट है, हेल्थ कब आती है, जब आदमी पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, तो वो हेल्थ की तरफ कॉन्शियस होता है. देन जब वो सोचना शुरू करता है तब बात पे, और वो कब आएगा, अपने हेल्थ की तरफ कब सोचेगा, कब वो वुमेन की हेल्थ की तरफ सोचेगा. वुमेन जो है पूरा सोसाइटी को बांध के रखने वाला है, और वुमेन की अगर हेल्थ सही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी. और वुमेन कब अपने आप को हेल्दी बनाएगी या अपने लिए कब सोचेगी, जब वो लिटरेट होगी. तो थोड़ा सा लिटरेसी रेट भी यहाँ पे हमारा जुड़ जाता है, इन सब चीज़ों को, इन सब कारणों को साथ में लेके आता है. क्योंकि अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होगी, अपने हेल्थ के बारे में जानेगी, तो वुमेन्स जो है अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी शरीर के बारे में जानेगी, अपनी चीज़ों को जानेगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो अपोज कर सकेंगी, चाइल्ड मैरिज को रोक सकेंगी, वो दूसरे कामों को रोक सकेंगी, जो जल्दी अर्ली मैरिज कर लेती हैं, फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मदर बन जाती हैं, उसका वो अपोज कर सकती हैं, अपने राइट्स के बारे में बात कर सकती हैं. पर ये सब होगा जब वो लिटरेट होंगी. तो लिटरेसी की बात भी यहाँ पे हमारा आता है कि इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी अगर हम देखते हैं तो 74.0% है, जबकि फीमेल लिटरेसी हमें 65.46% है. यानी कि ओवरऑल लिटरेसी रेट से हमारी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल लिटरेसी पूरे इंडिया की लिटरेसी से वैसे कम आती है, 65% पे पहुंच जाती है. अब अगर हम स्टेट के बारे में देखें तो राजस्थान में देखिए आप, काफ़ी कम है फीमेल लिटरेसी, काफ़ी कम है. सबसे कम है राजस्थान में 52.66% है. बिहार के अंदर ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो सबसे कम है, 63.82% है. और केरला की बात करते हैं हम तो यहाँ पे उसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, 93.91 पॉपुलेशन लिटरेट है वहाँ की, जिसमें फ़ीमेल भी अप्रॉक्सीमेट 92% के पास है, 92% जो है लिटरेट है वहाँ पे. तो इसलिए केरला सबसे आगे SDA वैल्यू के अंदर, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी वो केरला सबसे आगे रहता है. चलिए अब वापस हम बात करते हैं, अपने उसी टॉपिक पे आते हैं कि इंडिया के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट की हम बात कर रहे थे, किस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ी है. तो जो इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने देखा कि जो डेथ रेट थी इंडिया के अंदर वो कंटिन्यू डिक्लाइन हुई है 1951 से 2015 तक. हम अगर देखते हैं तो जो 51 में 25.1% हमारी डेथ रेट थी वो 6.5 पर 1000 पे आ गई. तो टोटली दैट मीन्स हमने हेल्थ के ऊपर काफ़ी काम किया है और वो इम्प्रूव हुई है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी वो 148 पर 1000 थी 51 में, जो 2015 के अंदर 37 पर 1000 हो गई. तो ये भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ है. दैट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर भी हमने डेवलपमेंट किया है. बच्चे अब पहले से कम मरते हैं, 0 to 6 ईयर की जो हम बात करते हैं वो उसकी. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें जो इसी टाइम पीरियड के अंदर 51 के अंदर हमारा 37.1 ईयर था. यानी कि जब पैदा हुआ तो कोई इंसान कितने साल जिएगा, लगभग उसकी उम्मीद होती थी कि 37 साल वो जीवित रहेगा, जो अब बढ़कर अप्रॉक्सीमेट 67 ईयर्स के आसपास पहुंच गई है मेल्स के लिए, और 36 to 70 ईयर्स पहुंच गई है फीमेल्स के लिए. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करते हैं. तो हेल्थ फैसिलिटी बढ़ने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ा, और ये अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए. इट इज़ ऑल्सो डन द रिस्पॉन्स रीजनेबली वेल इज़ ब्रिंगिंग डाउन द बर्थ रेट
अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें है कि बर्थ रेट भी हमने कंट्रोल किया। वो कंट्रोल क्यों हुई है? जब पीपल लिटरेट होना स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पे, तो वो फैमिली प्लानिंग और जो दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे उनको अपनाता जाता है वैसे वैसे उसकी लाइफ और वो चीज़ें संभलती है। उसको समझ में आता है कि छोटा परिवार, सुखी परिवार जब हो तो वो ज़्यादा कम पैसे में भी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है अपने बच्चों को। तो बर्थ रेट भी यहाँ पे 40.8% से 20.8% हमने कम किए, लेकिन अभी भी ये काफ़ी हायर है, जिससे हमारी पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ रही है। इंडिया की बात करें, अब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात करना ज़रूरी होता है कि वो सेक्स रेशो की बात भी ज़रूर करें। 2011 के सेंसस के अगर हम देखें हैं तो उसके अंदर जो 0 to 6 ग्रुप का जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो बड़ा डिस्टर्ब करता है हमें, बहुत गड़बड़ आ गया उसके अंदर। इसको सिर्फ केरला को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह सेक्स रेशो जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, उसके अंदर डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया है। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वो सबसे नीचे हैं, वहाँ पे पर 1000 मेल पर 850 फीमेल्स हैं। ठीक है, तो ये जो गिरावट है, ये जो चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, इस सोसाइटी को इम्बैलेंस करने का काम करती हैं। क्योंकि आप देखिए जो 150 पीपल जिनके इक्विवेलेंट कोई फीमेल नहीं है, तो उनका परिवार नहीं चल पाएगा, उनकी चीज़ें नहीं होगी, वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो वुमेन के प्रति क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा, उसके अंदर वुमेन वहाँ पे सिक्योर नहीं होगी। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट्स ज़्यादा होना स्टार्ट कर देंगी, सेक्सुअल क्राइम होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी, रेप वगैरह, ये सब क्राइम्स जो हैं बढ़ेंगे ऐसे एरिया के अंदर। तो ये चीज़ें हमारी जो वुमेंस हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं, वो सिक्योर नहीं रह पाएंगी, और जब गर्ल्स सिक्योर नहीं रहेगी तो वापस सोसाइटी के अंदर क्या होगा, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, और रेस्ट्रिक्शन लगने से वापस गर्ल्स को घर में बिठाया जाएगा, उनकी लिटरेसी रेट कम हो जाएगी, उनको एजुकेशन कम हो जाएगी, उनको बाहर निकलने से रोका जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। क्राइम इससे जुड़ा हुआ है, जो बिहेवियर है वो हमारा जुड़ा हुआ है, इंडिया का जो सोच है वो हमारी जुड़ी हुई होती है इन चीज़ों से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब सेक्स रेशियो गड़बड़ाता है तो सोसाइटी के अंदर भी गड़बड़ होती है, और वुमेन जब लिटरेट होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो पूरे घर को वो संभाल सकती है, वो मैन होती है। तो ये चीज़ें हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि किस तरह से सोशल एम्पावरमेंट या हमारा जो सोसाइटी है वो कैसे बढ़ी है, उसको हम कैसे अच्छा मजबूत कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि डेवलपमेंट फ्रीडम लेके आता है। फ्रीडम किससे लाता है? भूख से, हंगर से, पॉवर्टी से। भूख से फ्रीडम है, हमारी गरीबी से है, हमारे जो पहले स्लेव सिस्टम था उससे है, हम जो बॉन्डेज लेबर करते थे उससे है, हमारे बंधुआ मजदूर जो बनते थे उससे थे, हम इग्नोरेंस से, इलिटरेसी से, इन सब से हमारी फ्रीडम हमारे को चाहिए होती है। लेकिन तो ये फ्रीडम तभी मिल सकती है जब हम अपने जितने भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम यूज़ कर सकें, उन कैपेबिलिटीज़ को हम देख सकें, उनको चॉइस हो हमारे पास कि हम हमारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोसाइटी के अंदर काम कर सकें, तभी ये होता है। तो ये कब होगा? जब आप एक्सेस टू नॉलेज हमारे पास बढ़ेगा, सोसाइटी का एनवायरनमेंट हमारे पास अच्छा होगा, फंडामेंटल फ्रीडम हमें मिलेगी उसके अंदर, ये सब चीज़ें हमें मिलेगी, तभी हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो नॉलेज होना ज़रूरी है, लिटरेट, उसके लिए नॉलेज और लिटरेट होना ज़रूरी होगा। रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सेस करने पे होना चाहिए, हमारे पास पहुँच में होनी चाहिए, हमारे पास स्कूलिंग सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब के साथ में हमें ये चीज़ें मिलेगी। इसको अगर हम थोड़ा और आगे देखें कि टेबल देखते हैं, हम एक टेबल 3.3 है जो परसेंटेज बताती है कितने लिटरेट हैं यहाँ पे और किस तरह से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। टेबल 3.3 हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये लिटरेट हम देख चुके हैं टेबल 3.3 कि पीपल कितना लिटरेट है, फैमिली कितने, फीमेल उसमें कितनी लिटरेट है। तो ओवरऑल लिटरेसी, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि लिटरेसी रेट जो अप्रॉक्सीमेट 74.04% थी इंडिया की, जिसमें फीमेल 65.46% है। और टोटल लिटरेसी की बात करें तो हम देखते हैं जो साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो नेशनल एवरेज के पास में लगभग या उसके आसपास पहुंची हुई है। साउथ की स्टेट्स जितनी भी अगर देखते हैं तो उसमें फीमेल लिटरेसी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। जबकि हम नॉर्थ की स्टेट्स की बात कर रहे हैं जिसमें बिहार जैसी स्टेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी लो लिटरेसी रेट है। जबकि केरला, मिज़ोरम की हम बात करें तो 90% से ऊपर की वहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट भी हमें मिलती है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं
तो जो साउथ और नॉर्थ स्टेट के अंदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन लिटरेसी का डिफरेंट नज़र हमें आता है। और अगर इसी के साथ हम और बात करते हैं तो जो परसेंटेज है हमारे लिटरेसी रेट का, वो जो हमारे रिमोट एरिया के अंदर रहने वाले हैं या मार्जिनल्स लाइज सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, जो गरीब तबका है या जो दूर रह चुका है, जो जिनको हम कहते हैं अनटचेबल लोग जो मान लेते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ऐसे लोग जो हैं, फीमेल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइबल पीपल्स हैं, जहाँ तक लोगों के पास डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाया है, एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, उनके अंदर अभी भी ये लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक जैसा नहीं है लिटरेसी रेट का हमारे पास, ये भी देखना है। अब थोड़ा सा इसमें ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इंडिया के अंदर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं या हमारा वर्ल्ड के अंदर क्या है, तो वो हम देख चुके हैं कि 188 कंट्री के अंदर हम लगभग 131 रैंक के ऊपर हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो केरला जो है वो सबसे हाईएस्ट रैंक के ऊपर है, 0.790 लेकर सबसे हाईएस्ट रैंक के ऊपर आता है। और इसके बाद में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा वगैरह, पंजाब वगैरह ये स्टेट्स आती हैं, जबकि बाकी दूसरे जो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है ये सबसे बॉटम लाइन के अंदर हमें नज़र आते हैं। ये एक रैंक का दिया हुआ 2007-8 की SDI वैल्यू के अकॉर्डिंग इंडिया की स्टेट्स दी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी जिस तरह से SDI वैल्यू बनती है अपने वर्ल्ड की, उसी तरह से इंडिया के अंदर भी उन्होंने ये एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है जिसमें वो स्टेट ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को SDI रैंक के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करने की बात कही हुई ताकि हम ओवरऑल अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो केरला is able to record the highest value in the SDI largely due to the impressive performance in achieving the near 100% literacy। वो इसलिए ज़्यादा करता है क्योंकि वहाँ पे लिटरेट पीपल ज़्यादा हैं, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप पढ़े लिखे लोगों को समझाना आसान हो जाता है, वो जल्दी समझ जाते हैं। जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, यूपी वगैरह ये है, ये लो लिटरेसी रेट वाला है, ये हमेशा पीछे रहे हैं। जो हायर लिटरेसी रेट के स्टेट्स हैं उनका और लेस जो लिटरेसी रेट वाला है इनके बीच में गैप जो है वो ज़्यादा है। और मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट के अंदर भी गैप आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इकोनॉमिकली जो डेवलप्ड स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये भी हायर वैल्यू रखा हुआ है, लेकिन ये लिटरेसी स्टेट रेट के अकॉर्डिंग नहीं, इन्होंने किस तरह रखा है क्योंकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो ये पर कैपिटा इनकम में हायर हो गए। लिटरेसी रेट में ये पीछे हैं, चाइल्ड रेशियो के अंदर ये पीछे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं सेक्स रेशियो के अंदर ये पीछे है, तो यहाँ पे वो लिटरेट ज़्यादा हायर वैल्यू इसलिए ले ली क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। तो रीजनल ये डिस्टोरेशन जो है या सोशल डिस्पैरिटीज़ जो है ये हमें आज की नहीं है, ये हमारे काफ़ी ब्रिटिश काल से हम देखते हैं, कॉलोनियल पीरियड के टाइम से हम देख रहे हैं, वहाँ से हमें मिलने आ रही है। और जो ये आज भी इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बनती हैं, जो सोसाइटी है, उन सबको ये अफेक्ट करती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड कंसर्न एफर्ट टू द institutionalize the balanced development with its main focus on the social distributive justice. Through the planned development, it has made significant achievement in most of the field, but these are still below the desired level. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब काफ़ी कुछ अपनी जो कह सकते हैं कि अपनी भूमिका निभा रही है ताकि जो सोशल जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो जस्टिफिकेशन रूप से या जस्टिफाई तरीके से पूरे समाज में उसको बांटा जा सके। डेवलपमेंट जो है स्टेट वाइज स्टेट उसको ढंग से किया जा सके, हर एक स्टेट को हर चीज़ मिले, लेकिन अभी भी ये बहुत सी जगहों पे ये कमी है और वो उसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ में एक जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट साथ में जुड़ा हुआ है, दैट इज़ पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब एक ऐसा डेवलपमेंट इज़ जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ पर्टिकुलर। डेवलपमेंट जो है सिंपल डेवलपमेंट की बात करें तो वो जनरल है, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि काफ़ी समय से ये सोचा जाता है, ये माना जाता है कि यदि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट का जो अचीवमेंट एक बार हमने कर लिया तो सोसाइटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इस तरह का कोई भी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं मिलती है।
लेकिन हम देखते हैं कि हमारे रीजनल डिस्पैरिटीज़ हमारे पास सामने हैं, सोशल इनइक्वलिटीज़ हमें मिलती है, डिस्क्रिमिनेशंस हमें जगह जगह मिलते हैं, डेप्रीवेशंस हमें सामने नज़र आते हैं हमारे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाता है वहाँ पे, एब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि हमारे जो है मानवाधिकार जो हम कहते हैं उनका उल्लंघन होता हुआ नज़र हमें आता है, उनको वॉलेशन बढ़ता हुआ नज़र आता है हमें, जगह जगह क्राइम बढ़ता हुआ नज़र आता है हमें, और एनवायरनमेंट भी डिग्रेड होता हुआ नज़र आता है। तो इन चीज़ों को देख के ये नहीं लगता कि खाली डेवलपमेंट या जो हम बात कर रहे हैं उससे सारा कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें इसमें चाहिए होती है। 93 की एक रिपोर्ट आई थी UNDP की, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ा सा इसको निकाला था बाहर, जो प्रीजुडिस थी, जो पहले से हम सोच लेते हैं, पूर्वाग्रह जिसको हम कहते हैं, पहले से सोच के चलते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, उससे, या जो पक्षपात की बातें जी, जो पर्टिकुलर किसी और इसकी बात करें तो उनसे बाहर निकल कर सोचना शुरू किया कि पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ देयर सिक्योरिटी वर द मेजर इशू इन द ह्यूमन डेवलपमेंट लॉ, कि लोगों की, उनकी सुरक्षा, लोगों की सिक्योरिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, ये मेन होना ज़रूरी है। लोग कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना बढ़ चढ़ के ये सोच रहे हैं कि हमें डेवलप होना है। जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप किसी पॉपुलेशन को समझ में नहीं आएगा कि ये हमारे डेवलपमेंट के लिए है। जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि टॉयलेट जो बन रहा है वो हमारे बेटरमेंट के लिए बन रहा है, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा सड़क पर थूकना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब तक हम उसको बंद नहीं करेंगे। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि स्मोकिंग बैन किया गया है तो हम स्मोक ना करें, तो ये हम अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। तो ये लोगों की समझ में आना बहुत ज़रूरी है, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। और इस रिपोर्ट को अगर हम आगे बात करें तो लोगों की जो पीस है उनके लिए, उनका जो डेवलपमेंट करने के लिए है, जो वहाँ के सिटीज़न हैं उन सिटीज़न के लिए तो बहुत पॉजिटिव वे के अंदर इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। और जो इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं मिलिट्री के ऊपर या आर्म फोर्सेस के ऊपर करते हैं या ट्रांजिशन डिफेंस के लिए किया जाता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कम करके बेसिक नीड और गुड्स और सर्विसेज के ऊपर अगर ट्रांजिशन वहाँ की गवर्नमेंट करे तो वो ज़्यादा है। और आजकल जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात चल रही है, न्यूक्लियर वार हेड्स बन रहे हैं, या जो न्यूक्लियर हथियार हम जो बना रहे हैं, जो आर्म्स बना रहे हैं, उनको थोड़ा सा कम किया जाए और उसके अकॉर्डिंग उनका खर्चा जो होता है उसकी जगह हम क्या करें, अपने ह्यूमन पीस और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। एक ग्लोबल कंसर्न है, इसके ऊपर सभी कंट्रीज़ को सोचना चाहिए। कुछ न्यू माल्थेसियन और एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, जो कि रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं, वो कुछ नया कॉन्सेप्ट लाने की सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो जीवन है, दे बिलीव दैट द हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज एंड नेसेसरी कंडीशन। अगर हम खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, अगर हम पीसफुल सोशल जीवन की बात कर सकते हैं तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच में और पॉपुलेशन के बीच में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज जितने हैं और जितनी पॉपुलेशन है उस रिसोर्सेज को उतना ही यूज़ किया जाए। रिसोर्सेज से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाएगी तो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, डिप्रेशन होना उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमने काम करना चाहिए। तो इन्होंने ही पहली बार, ये जो थिंकर्स थे, इन्होंने पहली बार बताया कि जो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच का जो अंतर है, वो जो गैप जो है वो 18वीं सेंचुरी के बाद बढ़ना शुरू हो गया है। और अगर हम ये बात करें तो लास्ट 300 ईयर से 300 ईयर से हम बात करते हैं तो थोड़े बहुत रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जितनी संख्या में हम बात करें पॉपुलेशन बढ़ी है उतना उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ और हमेशा रिसोर्सेज हमें कम पड़ते नज़र आ रहे हैं पॉपुलेशन की संख्या को, पॉपुलेशन के नंबर ऑफ़ पीपल को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए। तो इसके अंदर सर रॉबर्ट माल्थस जो थे वो फर्स्ट
ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने ये वॉइस उठाई, आवाज़ उठाई या कहना स्टार्ट किया कि ये स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, कि जितनी जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, जितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, उतना रिसोर्सेज नहीं है, उसके बीच में एक तरह से बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रिसोर्सेज हर जगह है, हर कंट्री के पास है, सब जगह है, लेकिन रिसोर्सेज एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है। रिच कंट्री जो है या जो अपने बात करते हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके स्टॉक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके पास रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज बेच के अपना खर्चा चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ समय बाद उनके नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। रिच कंट्री अपने रिसोर्सेज बचा के रख रही है, दूसरी कंट्री से अपने रिसोर्सेज खरीद रही है। तो इस तरह की ये जो काम जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को आपस के अंदर, बीच के अंदर, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी काम हो गया है यहाँ पे। महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने भी कुछ रिसोर्सेज के ऊपर इसी तरह से बात की थी कि रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए, और वो तब बच सकता है जब हम जितना हमें ज़रूरत है उतना ही उसको यूज़ करें। अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें या मॉरलिटी की बात करें या स्पिरिचुअलिटी की बात करें यहाँ पे, या सेल्फ रिलायंस या नॉन वायलेंस या म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करें, इस तरह से करके हम लोग आपस में अपने जो कह सकते हैं रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी हम रहें, नेचुरल चीज़ों को नेचुरल तरीके से हम उसको यूज़ करें, वो ज़्यादा करें। तो उनके जो कॉन्सेप्ट, उनकी जो बातें थी, उनकी जो नॉन वायलेंस और जो चीज़ें की बातें थी, इन सब बातों को काफ़ी लोगों ने सराहा, और एक क्लब ऑफ रोम है वहाँ पे ये बार बार उनकी बातों को उन्होंने लोगों ने अपनी बुक्स में जगह भी दी है। तो ये कुछ बुक्स के नेम्स हैं यहाँ पे, उनको आप देख लीजिएगा। ये कई बार पूछ लिया जाता है वन वर्ड के अंदर, जैसे कि लिमिट्स टू ग्रोथ, या शूमेकर की जो बुक है स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है ओवर कॉमन फ्यूचर, एंड एजेंडा 21 जो रिपोर्ट थी, दैट इज़ द रियो ऑफ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो 93 के अंदर जो आए हैं, वहाँ पे भी महात्मा गांधी के विचार जो जगह जगह रखे गए थे और उनको बताया गया था। तो यही है हमारे पास इसके अंदर कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर किस तरह से किया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।